हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सीए फाइनल एसएफएम के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर से है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आप सीखोगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, लेकिन यूज इसका बहुत जगह पे होता है। जैसे कि सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आप कैपएम का यूज करोगे, और भी अदर टॉपिक्स है जहां पे आपको कैपएम का यूज करना रहेगा। बट जो कॉन्सेप्ट है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो इस सेशन में हम लोग इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे दिया हुआ है, कैसे यूज करना है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। उसी के साथ में एग्जाम के एंगल से क्या पूछा जा सकता है और कहां पे आपको गलती नहीं करनी है या क्या गलती जनरली हो जाती है, वो सभी हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है। बात है 1958 की। 1958 में तीन लोग, शार्प, इनका आप शार्प्स मेजर भी पढ़ते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, लिंटन एंड मोसीन। शार्प, लिंटन एंड मोसीन, ये तीन लोगों ने 1958 में कैपएम का मॉडल दिया था, ठीक है। और कैपएम का मॉडल इन तीनों ने मिलके नहीं दिया था। ये तीनों ने लगभग 1958 और 1959, यही 2 साल में अपना अलग अलग रिसर्च पेपर पब्लिश किया विथ अलग अलग प्रूफ्स। सो इसलिए इस पर्टिकुलर मॉडल का क्रेडिट जो है वो तीनों को जाता है। मॉडल एक ही है, फाइनल आउटकम एक ही है, लेकिन रास्ते जो है इस मॉडल तक के पहुंचने के वो अलग अलग है, इसलिए क्रेडिट तीनों को मिलता है। तीनों में से किसी का बोलना ये नहीं था कि नहीं इसने मेरा कॉपी किया है, ऐसा वैसा वैसा वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रूफ्स अलग अलग थे। जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए उसके पीछे की क्यों ये मॉडल होना चाहिए वो अलग है, मैथमेटिकल प्रूफ्स अलग है, ठीक है। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि है क्या ये मॉडल, ठीक है क्या। ये जानने के पहले एक और चीज, ये मॉडल जो बना हुआ है वो बना हुआ है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के ऊपर। कैपएम मॉडल जो है वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को यूज करता है, जो कि बनी थी 1952 में। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को रिकॉग्निशन मिला था ये 1958 में, जब इन लोगों ने कैपएम निकाला और बोला कि हमने तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यूज करके किया हुआ है, तब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को इज्जत मिलने लगी। क्यों बता रहा हूं मैं? तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ही वो चीज है या वो जो थ्योरी है जिसकी वजह से हम लोग मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, राइट। सो पहले मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आता है, उसको यूज करके ये तीनों लोग कैपएम बनाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कैपएम का मॉडल है क्या। कैपएम देता है हमें ER, जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ठीक है। RM है मार्केट का रिटर्न, RF है रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रेट, वही रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मिलने वाला रिटर्न इज रिस्क फ्री रेट, ठीक है। अगेन RF ये हो गया RM। फिर आते हैं हम लोग बीटा की तरफ। बीटा है रिस्क मेजर बट ओनली सिस्टमैटिक रिस्क मेजर, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट करते वक्त, एक स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है रिस्क पार्ट, एक है रिटर्न पार्ट। तो हम रिटर्न के बारे में यहां पे नहीं डिस्कस कर रहे, रिटर्न तो आउटकम है। तो पहले रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उस रिस्क को हम लोग 2 तरीके में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रिस्क टोटल की यहां पे। तो रिस्क टोटल जो है वो बनती है अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसी को इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क होती है वोलेटिलिटी, जो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक का, वो हो गई टोटल रिस्क, ठीक है। उसमें से एक कंपोनेंट बनता है अनसिस्टमैटिक रिस्क का। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब ऐसी रिस्क कि जो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। मान लो कंपनी का मैनेजमेंट या बोर्ड फ्रॉड निकला, ठीक है। मान लो वो कंपनी में कोई हादसा हो गया, आग लग गई, प्लांट डूब गया, लाइसेंसेस कैंसिल हो गए, गवर्नमेंट ने बोला आज से बाहर, आज से काम नहीं करना, वोडाफोन वाला सीन हो गया, टैक्सेस का बर्डन बहुत बढ़ गया। वो सारी जो चीजें हैं वो
वो चीजें जो एक कंपनी के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ उसी कंपनी को लगती है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे जा सकता है, वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? तो आज का जमाना है डाइवर्सिफिकेशन का। तो क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है और उसमें 100 एसेट्स हैं, 100 के ऊपर एसेट्स हैं, तो उसमें से एक आध जो एसेट है या एक आध जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है या स्टॉक है, उसकी कंपनी को अगर मान लो अनसिस्टमैटिक रिस्क का बर्डन फेस करना भी पड़ा, तो क्योंकि हमने इतना डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। इस रीजन से हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर करके चलते हैं, छोड़ देने का, कुछ नहीं करना, डोंट टच इट। फिर बात आती है सिस्टमैटिक रिस्क की। तो एक स्टॉक प्राइस जो है, एक स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे दो रीजन से जाती है। पहला तो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, मतलब जो स्टॉक है उसकी अपनी यूनिक सिचुएशन, उस कंपनी की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स, वो हमने हटा दी। तो क्या बचा? मार्केट ऊपर नीचे जाना, ये दूसरा फैक्टर हो गया। मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है तो स्टॉक नीचे जाता है। अल्टीमेटली मार्केट जो है वो सारी कंपनीज का स्टॉक जो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसी का तो आउटकम है, राइट। तो मार्केट के ऊपर जाने या नीचे जाने से कंपनी के ऊपर जो फर्क पड़ता है, वो तो आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी करके रखो। आपके पूरे के पूरे 100 शेयर्स अगर मान लो आपने 100 शेयर्स में डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, तो ये सारे के सारे ही ऊपर नीचे जाएंगे। तो इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने से भी सिस्टमैटिक रिस्क कम नहीं होगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क और क्लब हो जाता है और जमा हो गया यहां पे, ठीक है। तो ये अब 100 के 100 पूरा जो पोर्टफोलियो है, पूरे 100 के 100 एसेट ऊपर नीचे होंगे, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो, ठीक। तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, टोटल रिस्क को मेजर करते हैं हम लोग सिग्मा से, और जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको मेजर करते हैं बीटा से, ठीक है। बीटा क्या इंडिकेट करता है? अभी मैंने कुछ दिनों पहले या अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला जिसमें हमने बीटा, कोरिलेशन, कोवेरिएंस एंड ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड। सो बीटा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बीटा है 1.5 या मान लो बीटा है -1.5% नहीं, 1.5% में नहीं होता बीटा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अगर 10% से नीचे गया तो जो आपका स्टॉक है वो 10% मल्टीप्लाइड बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 15% से नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे गया तो स्टॉक जो है वो 15% से, मार्केट 10% से नीचे गया तो स्टॉक जो है वो 15% से नीचे जाएगा। सो दैट इज बीटा। बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू मार्केट, स्टॉक का रिस्क रिलेटेड टू मार्केट, प्योरली मार्केट। अब यहां पे हम लोग उस स्टॉक की यूनिक सिचुएशन को कंसिडर नहीं कर रहे। वैसे ही मान लो अगर ये निगेटिव -1.5 अगर बीटा है, तो अगर स्टॉक 10% से ऊपर गया तो जो है आपका स्टॉक 10% से 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 15% से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क एंड बीटा का यूज, ठीक। अब ये बीटा हम लोग प्लग कर देते हैं कहां पे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो आपको बीटा का मतलब समझ में आ गया। बीटा ये बताता है, मान लो अगर हम लोग स्टॉक्स पकड़ के चलते हैं 2, 1.5, इसके अलग अलग बीटाज लिख रहा हूं मैं, 1, 0 इस तरीके से। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका बीटा 2 है, वो मार्केट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा रिस्की है। अगर हम लोग 1.5 वाले को कंसिडर करते हैं तो मार्केट के कंपैरिजन में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 1.5 टाइम्स रिस्की है। अगर हम लोग ये 1 वाले को कंसिडर करते तो ये मार्केट जितना रिस्की है, मार्केट 10% से ऊपर गया, ये 10% से ऊपर, मार्केट 10 से गया नीचे, स्टॉक भी 10 से नीचे जाएगा। और ये जो है ये है रिस्क फ्री सिक्योरिटी, 0 बीटा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए सिक्योरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपेम हमें यह बताता है कि एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी कितना है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास में अगर हम इस इन्वेस्टर को आई नाम दे देते हैं, तो इसके पास में
पहले तो ब्रॉडली दो ऑप्शंस है कि सबसे पहले तो मैं सीधा मार्केट में इन्वेस्ट कर लूं, या तीन ऑप्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो ये इन्वेस्टर जो है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर ले, तो उसको वही एफडी बना ले, या बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनएचएआई के बॉन्ड्स, उन सब में इन्वेस्ट कर ले। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा होता है 0, तो पहला ऑप्शन तो है ये इसमें इन्वेस्ट कर ले। दूसरा ऑप्शन है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, तो ऑब्वियसली बीटा जो है वो मार्केट का रिलेशन बताता है, तो मार्केट के साथ में रिलेशन तो 1 हुआ, बोलने के लिए अगर बोलना है तो मार्केट 10% से ऊपर गया तो मार्केट 10% से ऊपर गया, तो दैट्स 1, ठीक है। मार्केट का बीटा तो 1 होता है। देन उसके बाद में आता है S1, S2, S3, ये सही 3 सिक्योरिटीज के ऑप्शन है, जैसे हमने यहां पे लिया था ना कि यहां पे मान लो इसका 0.5 बीटा है, ये 1.5 बीटा है और ये 2 बीटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिक्योरिटीज के बीटा है। अगर ये इन्वेस्टर आरएफ और आरएम को छोड़ के इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है, तो ये बोलेगा ना कि देख यार, मार्केट के कंपैरिजन में मैं इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूं या इतना कम रिस्क ले रहा हूं। 0.5 मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्क हो गया, 1.5 मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क हो गया, तो मैं मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर। दिस इज नॉट कि रिटर्न मिल रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है। मतलब अगर एक सर्टेनिटी के एंगल से अगर बात करें कि 1 साल बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसकी जो प्राइस है T1 पे जाके वो 100 होने वाली है, और मान लो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये कंफर्म है कि ये 100 हो जाएगी, मान लो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। तो आज ये जो इन्वेस्टर है, ये चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके चल रहा हूं, ऑब्वियसली 90 में 10% ऐड करोगे तो 100 नहीं आएगा, 99 के आसपास में आएगा, बट अब मान के चलो 10% मान लो कि इतना ही होता है 90 का। तो ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शेयर के लिए 90 के ऊपर तो नहीं देने वाला। अगर ये शेयर मुझे 90 में मिल जाता है, कब? जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10% अगर हो तो अगर ये शेयर 90 का मुझे मिल रहा है तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ये शेयर 1 साल बाद 100 का पहुंच जाएगा। एनालिसिस वैसे ही होता है ना, 1 साल बाद ये शेयर की वैल्यू 300 होगी, 1 साल बाद शेयर की वैल्यू 500 होगी। आज वो शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि 1 साल बाद कितनी होगी, है ना। तो ये हो गया इसका इन्फ्रेंस, लाइक कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% का मतलब मुझे ये कंफर्म है। कंफर्म का मतलब नहीं होता है लाइक इन्वेस्टमेंट या एनालिस्ट के हिसाब से 100 होना चाहिए 1 साल बाद प्राइस, तो क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो मैं 90 के ऊपर तो प्राइस नहीं दूंगा इसकी। मान लो अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इन्वेस्टर आज 85 के ऊपर देने को तैयार नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, बोलेगा कि नहीं देना मेरे को इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब। आई होप आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ गया, आपको बीटा समझ में आ गया। मान लो ये इन्वेस्टर आरएफ छोड़ देता है, मार्केट छोड़ देता है, और ये S1, S2, S3 में से कोई सिक्योरिटी को चूज करता है, तो वो जितनी रिस्की सिक्योरिटी चूज करेगा उतना उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। दैट्स अ प्रिंसिपल, वेरी बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ये जो इक्वेशन है उसमें प्लग करते जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फिलहाल इसमें फोकस करो। हमारे पास में मान लो इंफॉर्मेशन गिवन है कि मार्केट का रिटर्न इज 15%, ठीक है। रिस्क फ्री रेट जो है वो है 5%, और हम लोग ये बीटा जो है 0, 1.5, 1.5 और 2, ये सारे बीटाज लेके चलेंगे, एक एक करके देखेंगे
कि क्या ये इक्वेशन मुझे सही इंफॉर्मेशन देता है या क्या ये इक्वेशन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं करता। ठीक है, तो पहला सिनारियो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको बोलते हैं, जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे मिले, मुझे मतलब इन्वेस्टर को। तो ई आर इज इक्वल टू, लिखने का तरीका ई आर इज इक्वल टू, आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ई आर इज इक्वल टू, चलो लिखना शुरू करते हैं। और ये मानते हैं कि इन्वेस्टर बोल रहा है कि देख भाई, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा आरएफ में। मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा? आरएफ में। और आरएफ का बीटा है 0। तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? 5% ही। सही है। अगर इन्वेस्टर बोले कि मुझे रिस्क फ्री रेट में इन्वेस्ट करना है और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न अगर 5% आता है, मार्केट रिटर्न 5% चल रहा है रिस्क फ्री का, तो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 5% ही होना चाहिए। वो अपने मुंह से बोलेगा क्या? नहीं, मैं तो रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करूंगा लेकिन मेरे को 10% चाहिए, बग बोलेंगे उसको लोग, है ना। तो वो भी, उसको भी 5% ही मांगना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो रिस्क ही नहीं ले रहा मार्केट के कंपैरिजन में, वो रिस्क फ्री जोन में जाना चाहता है। गॉट इट। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 5% आता है, हाँ या ना। और ये फॉर्मूला बहुत स्वीट तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो आर एफ 5% प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। कितना बीटा है यहां पे? वो बोल रहा है रिस्क फ्री सिक्योरिटी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इसका बीटा हुआ 0। ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, बराबर है। तो इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 5%। गजब। हमने फॉर्मूला यूज किया, पूरे फॉर्मूला में वैल्यूज डाली, और पूरे फॉर्मूला में वैल्यू डालने के बाद भी आंसर जो आ रहा है वो 5% आ रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 5% अकॉर्डिंग टू कैपेम। और हमारा लॉजिक भी ये बोलता है कि भाई, अगर तू रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो तुझे जो मार्केट में रिस्क फ्री का रेट चल रहा है वो मिलना चाहिए। मार्केट में रिस्क फ्री का रेट चल रहा है 5%, तो तुझे भी 5% ही मांगना चाहिए। तो वो बोल भी रहा है, मतलब कैपेम का यूज करके बोल भी रहा है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% है। देखो फॉर्मूला ने कैसे एकदम सारे गणित फिट बैठा दिए यहां पे। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो। इन्वेस्टर बोल रहा है कि नहीं यार, चल रिस्क फ्री बहुत कम हो जाता है 5%, मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, बढ़िया बात है। तो आरएम, मार्केट का रिटर्न कितना है अभी? 15%। मार्केट 15% रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। तो ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कितना होना चाहिए? 15%। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। अरे ऐसा नहीं होगा ना कि तुम मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट 15% दे रहा है और तुम अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो कि नहीं, मेरा तो रिक्वायर्ड है मार्केट में इन्वेस्ट करने का 20% है। कुछ मिलेगा ही नहीं तुमको, नहीं मिलेगा ना, मार्केट अपनी तरीके से मूव करेगा, राइट। सो इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 15% ही होना चाहिए, 15% के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट के जितनी ही रिस्क में इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट से ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, मार्केट से कम रिस्क लोगे तो कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। याद रखना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट रियलाइज्ड रिटर्न। इसका मतलब आपको रिटर्न मिल गया ऐसा नहीं है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ओनली रिक्वायर्ड, कि ये मेरी उम्मीद है कि इतना रिटर्न मुझे मिल जाए। ठीक है, चलो। सो ई आर इज इक्वल टू, अब हम किसका कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट में, पहले यहां पे हो रही थी आरएफ में, अब हो रही है मार्केट में। इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ। अब परसेंटेज नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट 5, 15, 5 ऐसे करके भी चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय मार्केट का बीटा। मार्केट का बीटा विथ मार्केट 1 आएगा। लॉजिक बोलता है ना यार, मार्केट 10% से ऊपर गया तो मार्केट 10%, तो वो तो एक ही चीज है ना। आप सेम चीज का सेम चीज के साथ में बीटा निकालोगे ऊपर नीचे, वो तो 1 ही आएगा 100%। तो ये बीटा आएगा 1। इसका आंसर क्या आया? 5% प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर निकाल के देखो, बिना कुछ किए मैं बता सकता हूं इसका आंसर 15 आएगा। फिर भी आपकी इच्छा के लिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 15 माइनस 5 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 प्लस 5 15, आंसर आया 15%। अगर इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है
अगर इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ER, शुड बी इक्वल टू 15%। ठीक है, एकदम क्लियर है। फॉर्मूला देखो कितना शानदार है। वो फॉर्मूला यूज करके भी लॉजिकली साउंड आंसर प्रोवाइड कर रहा है, राइट? ठीक है, अब चलो ले लेते हैं S1 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, ये इन्वेस्टर बोल रहा है। ठीक है, मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो मार्केट जितनी रिस्की नहीं हो, मुझे मार्केट से कम रिस्क लेना है। तो भैया तेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होना चाहिए फिर। ठीक, फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ER इज इक्वल टू 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब S1 का बीटा कितना है? S1 का बीटा है 0.5। तो अब इसका आंसर निकाल लो। 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 5, इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इसका आंसर आएगा 5, 5 प्लस 5 10, राइट? तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10% का। कैसे आए आंसर? बहुत ही लॉजिकल है। इन्वेस्टर ने मार्केट से कम रिस्क लिया। देखो, मार्केट जितना रिस्क लोगे तो 15% मिलेगा, मार्केट से कम रिस्क लोगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी, तो जितना सेफ जाओगे आप, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो मार्केट से इसने 1.5 टाइम्स, लाइक 0.5 टाइम्स कम रिस्क लिया। सो ऑब्वियसली अब इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 10% रिस्क, 10% रिटर्न। ठीक है, 0.5% रिस्क लेने का आउटकम इज 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल, बेसिक, अंडरस्टैंडेबल। तुम मार्केट जितनी रिस्क नहीं लोगे तो मार्केट जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब S2 को ले लेते हैं। S2 का बीटा है 1.5, वन 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। आंसर निकालो, इसका कितना आता है? 15 माइनस 5, 10, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 5 किया तो 20। इन्वेस्टर बोलेगा मैं मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, 1.5 टाइम्स ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो मेरा जो रिटर्न है वो भी 1.5 टाइम्स होना चाहिए। किसका? टोटल मार्केट रिटर्न का नहीं। जितना तुम एडिशनल ले रहे हो, एडिशनल 5 के ऊपर कितना आया? मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में नहीं मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं करके तुमने जो भी रिस्क लिया है, ठीक है, मार्केट जितना, तो वो जो गैप है उसका 1.5 टाइम्स। ठीक, तो 20% मिलना चाहिए। और उसी तरीके से अगर आप S2 का निकालो, S3 का निकालो, S3 का, तो ER इज इक्वल टू 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10, 20, 25, 25%। ठीक है, चलो, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। फॉर्मूला ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है जो भी बोला, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स अगर रिस्क ले रहा हूं मार्केट के कंपैरिजन में, तो मुझे रिटर्न 1.5 टाइम्स क्यों नहीं मिल रहा मार्केट रिटर्न के कंपैरिजन में? ये किसी ने क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर मार्केट 15% रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है और मैं 1.5 टाइम्स रिस्क ले रहा हूं, तो मेरा रिटर्न तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 22.5% होना चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे जो जिसने भी ऐसा बोला वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, एक चीज समझ के चलनी है हमें, ये जो 15% रिटर्न है ना, ये 15% पूरा का पूरा रिस्क का कंपोजिट नहीं है। ठीक है, ये 15% क्या है? देखो, 15% माइनस रिस्क फ्री रेट, 15% माइनस रिस्क फ्री रेट, दैट इज RM माइनस RF। ये जो टर्म है, ये टर्म का आंसर आता है 10%, और इसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम
क्या मतलब है इसका? 10% इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब मैंने रिस्क फ्री सिक्योरिटी को छोड़ दिया और मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने चले गया, तो ये जो है 10% एक्स्ट्रा, दैट इज माय मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो एक्चुअल रिस्क का कंपोजिशन किससे बन रहा है? तो ये 10% से। रिस्क जो है वो 10% से रिप्रेजेंट हो रही है। वो 15% जो मार्केट का रिटर्न है ना, उसमें 5% हिस्सा तो रिस्क फ्री का है। उतना तो रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करता तो मिल जाता मुझे, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 5% तो रिस्क फ्री में मिल रहा था। मैंने रिस्क फ्री छोड़ के जो मैं शिफ्ट हुआ हूं मार्केट में, तो वो शिफ्ट होने के लिए मेरा जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम वो है 10%। तो मेरा जो, अगर मैं मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स रिस्की सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करूं, तो मेरा जो रिटर्न है, मेरा जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, वो भी 1.5 टाइम्स होना चाहिए। 1.5 टाइम्स, तो ये हो गया 15। और भैया जो 5% में तो रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट करके कर ही रहा था ना, वो तो मिलना ही चाहिए ना। देखो बात क्या है कि रिस्क फ्री, मैं अगर रिस्क फ्री जोन छोड़ के और कहीं पे जाऊं, रिस्क फ्री जोन छोड़ के और थोड़ा अपग्रेड करके मार्केट में जाऊं या और कोई सिक्योरिटी में जाऊं जो ज्यादा रिस्की है, ठीक है, तो उसमें मेरी उम्मीद तो ये होगी ना कि मेरा 5% तो मिल ही जाए, फिर उसके ऊपर और मिले। एग्जाम्पल देता हूं, आप सीए बन गए, आप रहते हो, जैसे मैं रहता हूं नागपुर में, आप रहते हो नागपुर में, तो नागपुर में आपने एक कंपनी में अप्लाई किया, उन्होंने आपको बताया कि मंथली सैलरी जो है आपको देंगे भैया 50,000 के आसपास में, आपको मंथली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आपको एक ऑफर आया बैंगलोर से, और बैंगलोर वाले ने बोला कि भैया आपको मिलेगा 50,000, आप आओ बैंगलोर में। आप चले जाओगे? नहीं जाओगे। 40 बोला तो बिल्कुल ही नहीं जाओगे। 60-70 बोले तो शायद कंसिडर कर लो। लेकिन अगर मान लो वो आपको 80-90 1 लाख वगैरह बोलने लग जाए, तो ठीक है, एक बार कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर कैसे करोगे आप? कि यहां से यहां जाने में, मतलब नागपुर से बैंगलोर जाने में अगर आप शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो आपका जो मंथली खर्चा है, मान लो वो 50,000 से बढ़ जाएगा। 50,000 से बढ़ जाएगा मंथली खर्चा। बढ़ गया? कैसे बढ़ेगा? वहां पे आपको रूम रेंट करना पड़ेगा, घर रेंट करना पड़ेगा, वो आएगा 20,000 का, है ना। उसके बाद में आपके एडिशनल खर्चे होंगे, खाना पीना, बाकी पार्टी वार्टी करोगे तो वो सबका खर्चा मिला के मान लो 50,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 तो आपका एडिशनल हो गया। तो आप जो बैंगलोर वाले ने, जिसने आपको ऑफर दिया हुआ है कंपनी ने, उसको बोलेगे देख भैया, ये तो मेरा रिस्क फ्री है, इतना तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं बैंगलोर तभी आऊंगा जब ये जो मेरा रिस्क प्रीमियम है, बैंगलोर शिफ्ट होने का जो एडिशनल खर्चा लग रहा है, उसको हम रिस्क प्रीमियम बोल देते हैं। ये हो गया रिस्क प्रीमियम। तो बैंगलोर से शिफ्ट होके, सॉरी, नागपुर से शिफ्ट होके बैंगलोर जाने का जो भी एडिशनल खर्चा आ रहा है, अगर तुम वो भी दो, लेकिन ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे 50K तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे अभी मिल रहा है नागपुर में। 50K प्लस तुम्हारा पूरा खर्चा अगर दे दो तो ठीक है, मैं आने को तैयार हूं। तो अगर वो आपको ऑफर करे 100K, 1 लाख, ठीक है, अगर उसने आपको 1 लाख ऑफर किया तो फिर आप चले जाओगे। बढ़िया, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ऑफर आया दिल्ली से, और ऑफर आया आपको इंदौर से, ठीक है। तो ऐसा है कि दिल्ली वाले ने आपको बोला कि इधर आ जाओ, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं। तो बोले आप ठीक है। आपने पता किया तो दिल्ली जो है, दिल्ली बैंगलोर के कंपैरिजन में 1.2, ये आपका हो गया बीटा, 1.2 टाइम्स रिस्की है, 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है, उसी को रिस्की बोल दो। बीटा में तो हम रिस्की बोल रहे हैं ना। 1.2 टाइम्स रिस्की है, 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है। तो आप दिल्ली अगर जाओगे
तो आप क्या बोलोगे, आप कितनी सैलरी में तैयार हो जाओगे कि दिल्ली जो है, दिल्ली 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 60। तो क्या आप 60,000 में चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? आप बोलोगे भैया ये 60,000 मुझे जो एडिशनल चाहिए दिल्ली आने के लिए, वो तो बैंगलोर के कंपैरिजन, जो बैंगलोर में एडिशनल खर्चा लग रहा था, जो मैंने हिसाब निकाल के रखा था 50K का, उसके कंपैरिजन में दिल्ली इज 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव, इसलिए मुझे 60K चाहिए। लेकिन ये जो 50K है मेरा आरएफ, मेरे घर पे, मेरे नागपुर में रह के जो मुझे सैलरी मिल रही थी, उतनी तो चाहिए ही चाहिए। आरएफ तो चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एडिशनली 60K चाहिए, मतलब मुझे अगर सैलरी मिलेगी 110K, 1,10,000 की अगर मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं आने को तैयार हूं, अदरवाइज नहीं आ रहा मैं। ठीक, अब वही इंदौर का एग्जांपल ले लो। इंदौर इज ओनली लाइक 50% चीपर, मतलब 0.5% ही एक्सपेंसिव है उसके कंपैरिजन में। 0.5% मतलब 0.5% नहीं, 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स मतलब कम, 50% कम एक्सपेंसिव। तो मतलब बैंगलोर में अगर आप बैंगलोर की जगह पे आप इंदौर जाते हो, तो इंदौर जाने का आपको जो खर्चा आएगा टोटल, वो आएगा 25, दैट इज 50% मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 25K। ठीक है, यहां तक की कहानी बढ़िया है, गुड। प्लस नागपुर में जो मिल रहा था वो तो चाहिए ही चाहिए, 50K। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका RM, मार्केट एक्सपेंस, मतलब आप इसको एक्सपेंस, यहां पे एग्जांपल में एक्सपेंस, लेकिन मार्केट के एंगल से मार्केट रिटर्न, राइट। ये हो गया आपका आरएफ। आरएफ तो हमेशा ही चाहिए। और मेरा जो कंपैरिजन रहेगा वो रहेगा मेरे आरएम के कंपैरिजन में। आरएम के कंपैरिजन में मैं जितना ज्यादा रिस्क लेते चलूंगा, ये हो गया आपका आरएम, तो आरएम के कंपैरिजन में जितना रिस्क लेंगे उतना टाइम्स मुझे इनकम चाहिए। सो एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगता है आपके कैपेम में भी। तो अगर मैं कैपेम का ही एग्जांपल इस सैलरी में फिट करूं, तो ये ऐसे दिखेगा। नागपुर की सैलरी, बैंगलोर आपका पहला ऑप्शन है, तो बैंगलोर में आपको कितनी सैलरी चाहिए थी, वो दैट इज 100K माइनस नागपुर की सैलरी 50K। नागपुर सैलरी को मैं NS लिख देता हूं यहां पे शॉर्ट करने के लिए, NS। ये था 50K और ये हो गया 50K। ठीक है, और अब आप दिल्ली पकड़ो जो कि 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है, बीटा में 1.2 टाइम्स एक्सपेंसिव है, या इंदौर पकड़ो। ठीक है, आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो एग्जैक्टली ये जो हमने सैलरी कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे आएगा 75K। तो ये जो सैलरी है आपको रिस्पेक्टिवली दिल्ली के लिए निकालोगे तो दिल्ली की आ जाएगी, और इंदौर के लिए निकालोगे, इंदौर का बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो इंदौर के लिए आ जाएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो कि आप रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ में। सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक चीज याद रखना है आपको, जैसे कि मैंने बताया, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब क्या आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करता है या क्या दिक्कत होती है एग्जाम में, वो समझो। RM होता है मार्केट रिटर्न। तो कई बार ICAI ने ऐसा किया हुआ है कि मार्केट रिटर्न, एक सेम एग्जांपल है, मार्केट रिटर्न उस एग्जांपल में हमेशा 15% दिया रहता था। ठीक है, आपने उसको 10-15 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपके दिमाग में बैठ गया है कि एक क्वेश्चन है जिसमें RF दिया रहता है से 5% का, और RM दिया रहता है 15% का, और बीटा दिया रहता है 1.5। एक एग्जाम्पल चल रहा है और आपको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहां तक की कहानी सॉर्टेड है। एक एग्जाम में क्या किया, ये मार्केट रिटर्न की जगह पे यहां पे लिख दिया मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब स्टूडेंट्स तो रट के बैठे थे, वो चालू हो गए ER इज इक्वल टू, और बीटा दे दिया ना, हाँ ठीक है, 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना 15% मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये एक्चुअली में RM माइनस RF है। दिस इज ऑलरेडी RM माइनस RF। तो ये आपको 15 माइनस 5 करना ही नहीं था, आपको डायरेक्टली 15 लेना था और मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालना था।
तो आपको ये चीज के ऊपर बहुत ढंग से ध्यान रखना है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया है तो उसका मतलब RM माइनस RF ऑलरेडी दे दिया है। अगर मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न RM सिंपल है, मार्केट कितना रिटर्न देता है, सेंसेक्स इंडेक्स कितना रिटर्न देता है, वो रिटर्न। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब ऑलरेडी मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF। अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन सही होगा। बस इतना ही इसमें दिक्कत होती है, बाकी सब सॉर्टेड है। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक बार निकल जाता है आपका, तो आपको फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कहाँ पे यूज करोगे, जैसे कि मैंने बताया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का डायरेक्ट काम में आएगा आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो KE निकालते हैं हम लोग, KE यूज करते हैं, तो KE इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले आपको कैपेम सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डाल दिए सिक्योरिटीज के, तो वो क्वेश्चंस आप एक बार चेक कर लो। तो उसमें दिया हुआ है कैपेम वाले क्वेश्चंस है, सेपरेटली डिस्कस किए हमने। तो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है कैपेम लगा के। कैपेम लगाया आपने, आपका आंसर आ गया, फिर आप सिंपली आगे बढ़ गए। ठीक है, चलो। तो ये थी कहानी CAPM की। ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कितना ही डिफिकल्ट हो बताओ, उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।